बात है साल 1945 की, अगस्त 6 और 9। ये वो तारीख है जब सारी दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर पावर की तबाही देखी। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहरों को अमेरिका ने एटॉमिक बम से तबाह कर दिया। तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल में, जहां आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एटॉमिक बम्बिंग क्यों हुई थी और उस बम्बिंग से दुनिया पर क्या असर पड़ा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें। वर्ल्ड वॉर 2 यानी दूसरा विश्व युद्ध साल 1939 में शुरू हुआ। इस युद्ध का शुरुआत जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने किया था। हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड पर अटैक किया। जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, तब उसके बाद यूरोप के कई देशों ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस वार को दो टीमों में डिवाइड करा गया। टीम ए का नाम रखा गया एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, और टीम बी का नाम रखा गया एलाइड पावर, जिसमें अमेरिका, सोवियत यूनियन और फ्रांस थे। एक्सिस पावर्स के तीनों देश जर्मनी, इटली और जापान अपनी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने और नए टेरिटरीज को हथियाने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ एलाइड्स पावर उन्हें रोक कर रखना चाह रहे थे। जब यूरोप में वार चल रहा था, उस दौरान जापान एशिया पैसिफिक रीजन में अपना एम्पायर बढ़ाता जा रहा था। जापान ने चाइना, कोरिया और साउथ ईस्ट एशिया के कई पार्ट्स पर कब्जा कर लिया। उस वक्त जापान की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उनका अटैक करने का प्लानिंग बहुत ही एक्यूरेट था। जापान की मिलिट्री एलाइड पावर को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। साल 1941 में जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अचानक और डिस्ट्रक्टिव हमला किया। इस हमले के बाद अमेरिका ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में इंटर करने का फैसला किया और अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसी दौरान अमेरिका ने अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, जिसको हम अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। साल 1945 तक जर्मनी ने सरेंडर कर चुका था, लेकिन जापान अभी भी लड़ रहा था। जापान के सोल्जर्स ने पैसिफिक आइलैंड पर बहुत मजबूत पोजीशन बनाकर रखे थे, इसलिए उन्होंने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। तब अलाइड पावर्स को लगने लगा कि जापान को हराने के लिए एक बहुत बड़ा और डिस्ट्रक्टिव स्टेप लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में। तो साल 1942 में अमेरिका ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, जिसका नाम रखा गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को बनाने का एक ही मकसद था, एक ऐसा वेपन बनाना जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव हो। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अलग अलग पार्ट्स को बनाने के लिए अमेरिका ने कई अलग अलग साइट्स बनाई थी। 3 सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन थे। पहला लोकेशन था न्यू मैक्सिको के लॉस एमोलस में। उधर एटॉमिक बम का एक्चुअल डिजाइन और टेस्टिंग हो रहा था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस साइट को लीड कर रहे थे और उन्हें ही फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है। दूसरा लोकेशन था ऑग्रेज में, जो है टेनेसी शहर में। उधर यूरेनियम को इनरिच किया जाता था, जो एटॉमिक बम का प्राइमरी फ्यूल था। तीसरा लोकेशन था हैनफोर्ड साइट, जो है वाशिंगटन शहर में। उधर प्लूटोनियम को प्रोड्यूस किया गया, जो एटॉमिक बम के लिए एक और एसेंशियल मटेरियल है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को बहुत ही सीक्रेटली बनाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट में लगभग 1,30,000 लोग काम कर रहे थे, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को पता था कि वो एक्चुअली में बना क्या रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के दौरान 2 टाइप ऑफ एटॉमिक बम्स बनाए गए, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये बम्स बनाने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। 16 जुलाई 1945 को लॉस एमोलस में पहला सक्सेसफुल एटॉमिक बम टेस्ट किया गया, जिसको ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। इस टेस्ट के बाद अमेरिका को यकीन हो गया कि उनका ये बम काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ जापान और उनकी मिलिट्री ये बात से अनजान थी कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, जो जापान के साथ साथ पूरी दुनिया हजारों सालों तक याद करेगी। 6 अगस्त 1945 को एक अमेरिकन B-29 बम्बर प्लेन, जिसका नाम एनोला गे था, वो हिरोशिमा के ऊपर से गुजरता है और 8:15 पर उस प्लेन से लिटिल बॉय नाम के एटॉमिक बम को गिराया गया। जब बम हिरोशिमा के ऊपर 1900 फीट की हाइट पर पहुंचा तो उसे एक्सप्लोड कर दिया गया। इस एक्सप्लोजन से तुरंत हिरोशिमा के सेंट्रल पार्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। उस बम एक्सप्लोजन से एक बहुत ही तेज रोशनी आई और बहुत ज्यादा हीट और शॉकवेव क्रिएट हुई। बम ब्लास्ट के 4 माइल्स के एरिया में हर चीज जलकर राख हो गई। हिरोशिमा का 70% से ज्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया। बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों का घर
घर सब कुछ मिट्टी में मिल गया। हिरोशिमा के लगभग 70,000 लोग तुरंत मर गए। ये लोग या तो ब्लास्ट के इम्पैक्ट से मर गए या फिर इंटेंस हीट की वजह से जल गए। बॉम्ब से निकली हीट इतनी इंटेंस थी कि लोगों के कपड़े तक उनके शरीर पर जल गए। बॉम्ब के एपिक सेंटर के पास जो लोग थे उनका बॉडी लिटरली वेपोराइज्ड हो गया। बॉम्ब से निकली रेडिएशन से रेडिएशन पॉइजनिंग यानी एटॉमिक बॉम्ब डिजीज ने कई सर्वाइवर्स को बाद में मरने पर मजबूर कर दिया। इस डिजीज से कैंसर, ल्यूकेमिया और कई दूसरी लाइफ थ्रेटिंग बीमारियां हुई। इतना कुछ होने के बाद भी जापान ने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। तब ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को सुबह के 11:02 पर अमेरिका ने दूसरा बम गिराया। इस बार बम नागासाकी शहर पे गिराया गया। जो बम नागासाकी पे गिराया गया उस बम का नाम था फैट मैन। ये फैट मैन बम हिरोशिमा वाले लिटिल बॉय बम से ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नागासाकी का भी अमेरिका का टारगेट था ही नहीं। पहले उनका टारगेट था कोकुरा शहर, लेकिन वहाँ ज्यादा बादल होने की वजह से विजिबिलिटी कम थी, इसलिए अमेरिका ने नागासाकी को टारगेट बनाया। नागासाकी में जिस जगह पर बम गिराया गया उसके आसपास के एरिया एकदम से तबाह हो गया। उधर के इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स और लोगों के घर जलकर राख हो गए। यहाँ तक कि नागासाकी का फेमस उरकामी कैथीड्रल भी बम ब्लास्ट में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। नागासाकी शहर माउंटेन से घिरे हुए के कारण हिरोशिमा जितना इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी नागासाकी में लगभग 40,000 लोगों ने तुरंत अपनी जान गंवा दी और 30,000 से ज्यादा लोग आने वाले दिनों में इंजरीज और रेडिएशन पॉइजनिंग से मारे गए। ये सब तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, लेकिन इससे खतरनाक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में जो लोग बम के रेडिएशन में आए उन लोगों का वॉमिटिंग, हेयर लॉस, बर्थ डिफेक्ट होना, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी कंडीशंस हुई। इन 2 बम्बिंग के बाद जापान के इंपीरियर हिरोहितो ने रियलाइज किया कि आगे लड़ना बेकार है। तब 6 दिन बाद यानी 15 अगस्त 1945 को ऑफिशियली सरेंडर करने का अनाउंसमेंट कर दिया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो। तो दोस्तों ये थी रीजन हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, तो फिर रुके क्यों हो, जाकर देखो।